हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, हम लोग घटना चक्र की सीरीज कर रहे हैं। भारतीय इतिहास चल रहा है हमारा। ठीक है, तो उसमें हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, यानी गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, राइट। तो ये इसका पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे, थ्योरी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके हैं। तो अभी हम करेंगे स्टार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 41 से। गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक और बात ये है कि अगर आप लोग जल्दी जल्दी वीडियोस करना चाहते हैं, मतलब अगर कोई एग्जाम है आपको जल्दी करना है, तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं घटना चक्र पूरी करवा चुकी हूँ, जो कि 2021-22 वाली है। ठीक है, अभी हम 2025 की कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जल्दी देखना है तो सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र आपको मिल ही जाएगी। चलिए, तो कहानी को बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक जो सांस्कृतिक संपर्क हैं या व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। ठीक है, हम जानते हैं कहाँ है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या निम्नलिखित में से कौन सी जो है बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है? इसमें लिखा है, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम क्या है, पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। सोचने वाली बात है। ठीक है, दूसरा पढ़ते तो इसने इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने क्या है, व्यापारियों और ब्राह्मण पुजारियों बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली जो मानसूनी हवाओं ने क्या है, समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। ठीक है गाइस, आंसर हो गया हमारा सी, समझते हैं। देखिए, भारत ने क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने जो आरंभिक सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंध जो है बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। मतलब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे यहाँ अगर जाना है तो बंगाल की खाड़ी के पार इस तरह से कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसका कारण क्या था? यानी कि सांस्कृतिक संबंध भी हमने यहाँ से बना रखे हैं, हमने व्यापारिक संबंध भी बना रखे हैं। मतलब इस साइड से जा रहे हैं, व्यापार हो रहा है, चाइना में हो रहा है, चाहे सुमात्रा, जावा, यहाँ सब हो रहा है। ठीक है, कारण कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी में ना एक मानसूनी हवा चली है, जिसकी वजह से क्या होता था, समुद्री यात्रा आसान हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर आप अपनी बोट लेके खड़े हो तो हवा कुछ इस तरह से चलेगी, तो आसानी से आपकी बोट आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है, प्राचीन भारत में क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि ये कह रहा है कि जो श्रेणियां हमने पढ़ी है ना, श्रेणियां है क्या? चलिए देखते हैं क्या इस श्रेणियों के बारे में क्या सही है। देखिए क्या होता है, प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ क्या पंजीकृत होती थी, और प्रशासनिक स्तर पर क्या राजा उसका क्या होता था, मुखिया होता था। गलत। देखिए, पहला तो गलत है। ठीक है, अब उसके बाद इसने कहा कि जो श्रेणी ही देखिए श्रेणी, चलो, श्रेणी ही वेतन और वेतन काम करने के नियम, मानक और कीमत ये सब सुनिश्चित करती थी। सही बात है। श्रेणी के अपने सदस्यों का क्या होता था, अपने सदस्यों पर क्या होता था, न्यायिक अधिकार होता था। सही बात है। चलिए समझते हैं श्रेणी क्या थी भाई। देखिए, प्राचीन भारत में क्या होता था, अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व है। अर्थव्यवस्था में, ठीक है, क्यों? देखिए, ये संगठन है, श्रेणी क्या है, एक संगठन है जो व्यापारियों द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित की जाती है। श्रेणियों का अपना क्या होता था, श्रेणियों का अपने सदस्यों पर क्या होता था, न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, एक बात सही। श्रेणियों के द्वारा ही क्या है, सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानक, कीमतों का निर्धारण, ये सब किया जाता था। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। प्रत्येक श्रेणी का अपना मुखिया होता था। मतलब इसने कहा कि राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणी अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी क्या है, श्रेणियों को काफी महत्व प्राप्त होता है, ठीक होता था। ठीक है, तो गाइस ये सेम है ऑलमोस्ट जो हम व्याख्या पढ़ के आए थे। अब देखिए, गुप्त काल में क्या होता है, गुजरात, बंगाल, दक्कन दक्कन तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पे क्या था, यहाँ वस्त्र उत्पादन हो रहा है अच्छी, मतलब अ, अधिक मात्रा में या बहुत प्रचलित है। ठीक है, अब इसमें लिखा है, प्राचीन काल में क्या है, किस वर्ण को सातवाह भी कहा जाता था? तो वैश्य। देखिए, इसने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एमपीपीसीएस का, अमर कोश के टीकाकार कौन? क्षीर स्वामी। मतलब जो क्षीर स्वामी है वो है किसके टीकाकार है? अमरकोश को। ठीक है, ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पंथों या व्यापारियों का अगुआ अगुआ हो, वह सारथवाह है। मतलब इसने कहा कि जो सारथान, सदनान, ओके ये सब छोड़िए। इसने कहा सारथवाह क्या है, सारथवाह जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पंथ, यानी कि व्यापारियों का अगुआ। ठीक है, इसने वस्तुतः इसने कहा सार्थ का अभिप्राय था क्या?
समान या सहयुक्त अर्थ पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ क्या है कारवा बनाकर चलते थे, वे क्या है सार्थ कहलाते थे। मतलब ये क्या व्यापारी होते थे, ठीक है। तो इन व्यापारियों का नेता क्या होता था भाई, सातवाह कहलाता था। अतः प्राचीन काल में क्या है वैश्य वर्ण को सातवाह के साथ जो है संबंधित किया गया है। मतलब कौन होता था, वैश्य ये जो व्यापार करते थे उस टाइम, ठीक है। सबका अपना अपना काम था हर वर्ण का, तो वैश्यों का व्यापार, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक विषयक रचना के लिए जाना जाता था। आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाना जाता था, देखिए लिखा है सुश्रुत को शल्य क्रिया, यानी कि जो शल्य क्रिया मतलब जो ऑपरेशन होता है का जनक माना गया, ठीक है। किसे माना गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सुश्रुत, ठीक है। ये काशी के रहने वाले थे, इनका काल लगभग क्या है 600 बीसी माना जाता है, मतलब ये 600 बीसी के आसपास के थे। इसने लिखा है कि सौनक ऋग्वेद कालीन ये ऋषि थे सौनक। तो शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे, ठीक है। शौनक कौन है, हमने देख लिया कौन है। शूद्रक कौन है, सुश्रुत हमने देख लिया कौन है, ठीक है। अब इसमें लिखा है जो सौमिल्य गुप्तकालीन क्या है नाटककार है, ठीक है। जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया है, यानी एक है शल्य क्रिया के, ठीक है। एक हो गया आपका ऋषि है और ये एक नाटककार है, मतलब कोई आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में कोई नहीं है अभी फिलहाल इनमें से। तो गुप्त काल के प्रारंभ 275 से प्रारंभ होता है गुप्त काल, जो सुश्रुत के मान्य काल के बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना सही नहीं है, ठीक है। आज में लिखा है इसमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, तो औषधि के क्षेत्र में, ठीक है। औषधि, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। आंसर आप नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, ओके। आयुर्वेद शास्त्र से किसका संबंध नहीं, देखिए एक हो गए धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है, ठीक है। ये आयुर्वेद शास्त्र के क्या है प्रकांड पंडित है, तो भाई ये तो है। फिर आ जाते हैं चरक की बात करते हैं और सुश्रुत की, ये भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान, यानी कि ये भी है। फिर ये जो चरक है, चरक कौन है भाई, कनिष्क के राजवैद्य, जिन्होंने क्या लिखी है, चरक संहिता लिखी है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें भास्कराचार्य की, तो ये क्या खगोलज्ञ गणितज्ञ है, ठीक है। तो आंसर तो आपको पता चल गया। इन्होंने क्या है सिद्धांत शिरोमणि नामक क्या है ग्रंथ की रचना करी और इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है लीलावती के लेखक कौन है भाई, तो भास्कराचार्य। तो लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की है, ठीक है। ये गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्या कौन लीलावती। अतः संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है, ठीक है। संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में, ठीक है। तो वस्तुतः क्या है, लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ यानी कि सिद्धांत शिरोमणि का क्या है एक भाग है। मतलब बात करो सिद्धांत शिरोमणि की, इसका एक भाग कौन है, लीलावती। अब देखिए प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ आईएएस, ठीक है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, मतलब ऑपरेशन में जो भी यूज हो रहा है वो आम था उस टाइम, ठीक है। हाँ सही है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में क्या होता है, ये फर्स्ट सेंचुरी की बात करें। थर्ड सेंचुरी के आरंभ में क्या होता है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया। प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांट, मतलब जैसे आजकल होता है किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर का हो जाता है, ऐसे करके। तो भाई ये बात गलत है, ये नहीं हो रहा था। फिफ्थ सेंचुरी में अब गाइस इसमें क्या इंपॉर्टेंट एक चीज, सेंचुरी याद रखना कि फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा हुआ था, हाँ हुआ था। फिफ्थ सेंचुरी में क्या होता है, कोड के जय का सिद्धांत आ गया था, बिल्कुल सही बात है, आ गया था। फिर सेवेंथ सेंचुरी में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत आ गया था, बिल्कुल सही बात आ गया था। बस ये वाला गलत है, दूसरा वाला बाकी सब सही है। देखिए प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है, ठीक है। इस काल में प्रथम शताब्दी में बात करें तो शल्य क्रिया में अ, आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता है, ठीक है। किंतु उस काल या उसके बाद
अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसप्लांट है, जो अपने बॉडी में कुछ ट्रांसप्लांट कराना है, तो ऐसा तब हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पुर्तगाल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, सही बात है। 5वीं सदी में अगर हम बात करें तो साइन, कोसाइन, इनवर्स साइन, इन सब का सिद्धांत आ चुका था, बिल्कुल सही बात है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम में इसका उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। 7वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत का वर्णन हुआ है, मिलता है। ठीक है। भारतीय यात्रा में भारत में कौन आया? फायान आया, तो उसने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। कहाँ पे है वो स्थित? पाटलिपुत्र में। देखिए, चीनी यात्री है कौन? फायान। गुप्त काल में कहाँ आता है? भारत आता है। तो उसने उल्लेख किया है कि जो पाटलिपुत्र नगर में क्या है, धनिकों ने एक बड़े हॉस्पिटल मतलब अस्पताल की स्थापना करी, जहां निर्धनों यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है को निःशुल्क दवाएं या भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ देश भर से क्या होता है, रोगी वह इलाज करवाने आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन जो है फलित ज्योतिष से संबंधित है, यानी ज्योतिषी कौन है भाई इनके 9 रत्नों में से? तो वो है आपके शपरक। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, के शासन काल में कौन आता है? चीनी यात्री आता है, फायान। ठीक है। यहाँ 9 रत्नों की बात हो रही है। 9 रत्नों में जो महाकवि कालिदास थे, जबकि शपरक जो है आपके मतलब कालिदास कौन है? महाकवि। अच्छा, शपरक क्या है आपका? वही ज्योतिषी। अब कालिदास किसके शासन काल में थे भाई? किसके शासन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इनमें से किसने जो है पहली बार ये व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण क्या है, प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। यानी इसने कहा कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी यानी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसकी वजह से दिन और रात हो रहा है। तो ये भाई ये कहा किसने? तो भाई ये कहा है देखो आर्यभट्ट ने। ठीक है। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन? आर्यभट्ट, इन्होंने कहा है। ठीक है। तो इनकी प्रमुख कृति क्या है? आर्यभट्टियम है। इन्होंने क्या लिखी? आर्यभट्टियम लिखी। तो इन्होंने गणित के बहुत सारे नियम हैं जिसका प्रतिपादन किया है। सर्वप्रथम ये खोज किया कि पृथ्वी अपनी दूरी मतलब अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है, दिन रात हो रहे हैं। इसमें लिखा है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ओके। तो भाई स्वर्ण मुद्रा, हाँ, मतलब गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते थे भाई? दीनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। तो चीनी यात्री फायान ने के अनुसार क्या है, लोग दैनिक जो क्रय विक्रय यानी कि खरीदने बेचने के लिए कौड़ी किसका कौड़ियों का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब लिखा है कि स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये रिपीट हो गया, आंसर आप बताइए। गुप्तकालीन जो रजत मुद्रा है, रजत मुद्रा को क्या बोलते थे? रूपक बोला जाता था। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या जो गुप्त शासक है उनके सिक्के जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए। ठीक है। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध जो प्राप्ति स्थल कौन सा रहा है? राजस्थान का बयाना, यानी भरतपुर जिला। ठीक है। तो इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए जिसको हम रूपक बोल रहे हैं, रुपयक बोल रहे हैं। ठीक है। स्वर्ण मुद्राओं को हम क्या बोल रहे हैं? दिनार बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो कौन सा वो बंदा था पहला जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। राइट। देखिए, गुप्त शासकों में क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा क्या है, सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पहले के जो शासक है, श्रीगुप्त हो गए, आपका घटोत्कच हो गए, इनके द्वारा सिक्के जारी करने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम से पहले जो होंगे उन्होंने कोई सिक्के जारी की, ऐसा कोई उल्लेख कहीं साक्ष्य नहीं मिला है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु जो अगर हम बात करें इसका काल जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी किया लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। अच्छा, मतलब गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? देखिए, इन दोनों की स्थिति हो गई निम्न, इन दोनों की स्थिति हो गई निम्न, तो ये बोलते थे प्राकृत भाषा। ठीक। और जो उच्च वर्ण वाले होते थे वो बोलते थे संस्कृत भाषा। देखिए, सती प्रथा का प्रारंभ अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो प्राप्त होता है कहाँ से? मतलब कि सती प्रथा हो चल रही है, ये सबसे पहले इसका साक्ष्य कहाँ मिला? तो भाई मिला एरन अभिलेख में मिला। तो इसने कहा सती प्रथा का जो सबसे पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो एरन में मिला। ठीक है। एरन एक जगह था। तो इसमें लिखा है कि ये अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है। यहाँ पे क्या होता है, गोपराज नामक एक सेनापति, जब वो मरा होगा तो उससे जलाया गया होगा, तो वहां पे जो है ना उसकी पत्नी सती होती है। अब है गुप्त संवत की स्थापना जो है किसने करी? चंद्रगुप्त प्रथम ने करी है। ठीक है। प्रारंभिक तिथि क्या है? 319 है। ठीक है। अब यहाँ सम्राट है, उनके विरुद्ध क्या है? इनकी सूची विरुद्ध क्या है? विरुद्ध विरुद्ध विरुद्ध। तो यहाँ पे लिखा अशोक। अशोक को हम प्रियदर्शी भी कह रहे हैं, प्रियदर्शन दर्शन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त है पर क्रमांक कह रहे चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य है। उनकी उपाधि स्कंदगुप्त की क्या? क्रमादित्य। ठीक है। देखो, नगरों का क्रमिक पतन किस काल
की एक प्रमुख विशेषता है। ये है आपकी जब गुप्त काल खत्म हो रहा है या उनका पतन हो रहा है तो नगरों का पतन हो रहा है यहाँ पे। तो गुप्त काल में क्या है नगर क्रमिक पतन की ओर क्या होता है बढ़ जाते हैं। संपूर्ण जो गंगा घाटी में जो शहर है वो पहले कहते हैं बहुत ही समृद्ध अवस्था में थे, लेकिन क्या होता है धीरे-धीरे क्या होता है कि गुप्त काल में या तो त्याग दिए गए, ठीक है? मतलब समृद्ध थे, अभी गुप्त काल में उनका जो है विघटन हो रहा है, मतलब खत्म होने की स्थिति में आ रहे हैं। पाटलिपुत्र जैसा जो नगर है ह्वेनसांग के आगमन तक क्या अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। जब ह्वेनसांग आता है तब तक पाटलिपुत्र जो नगर है वो बेकार सा हो चुका होगा शायद। मथुरा जैसा नगर भी नगर और छठ कुम्हार हो गया, सोनपुर, सौगोरा हो गया, उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण जो केंद्र वो अपने हाश के के हाशिए पे आ गए थे, मतलब बिल्कुल अब खत्म होने वाले थे। अब इसमें लिखा है किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए, यानी कि मंदिरों को और जो है ब्राह्मणों को किसने ग्राम अनुदान यानी दान में दिए हैं? गुप्त वंश ने दिए हैं, ये याद रखिए। ठीक है, गुप्त गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए हैं। और गुप्त लेखकों में जिन भूमिदान का उल्लेख किया गया है, लेखों में जो भूमिदान का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ क्या है गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली जो आय है वो भी आपकी गृहीता को सौंप दी जाती थी। ऐसे लेकर प्राचीन भारत में किस वंश का शासन का स्वर्ण युग, तो ये आंसर है गुप्त। स्वर्ण युग कहलाया। देखिए गुप्त काल के इतिहासकारों ने क्या है भारत का गुप्त काल को इतिहासकारों ने क्या है भारत का स्वर्ण युग कहा है। तो इस काल को क्या है क्लासिक युग यानी कि क्लासिक एज या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा गया है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण ये स्वर्ण काल कहा गया है, कौन-कौन सी विशेषताएं हैं वो? एक है कि महान सम्राटों का काल है, ये श्रेष्ठ शासन यहाँ पे देखा गया, आर्थिक समृद्धि देखी गई, आर्थिक धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा है और भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल रहा है, साहित्य, विज्ञान, कला ये सारी चीजें यहाँ पे देखी गई हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस काल में क्या है स्त्रियों को पुरुष इस स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो वो कौन सा काल था? तो भाई गुप्त काल नहीं, हमने तो कह दिया यहाँ पे तो शूद्र स्त्री एक बराबर बेकार है। ठीक है, मौर्य काल भी इसमें से कोई भी नहीं है। देखिए ऋग्वेद काल को छोड़कर ऋग्वैदिक काल जब चल रहा है तो स्त्रियों की दशा अच्छी है, धीरे-धीरे सब बेकार होता गया। उत्तर वैदिक और उसके वैदिक सब बेकार हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है आपका ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन जो भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। ठीक है, अब इसमें कहा गुप्तास कह लीजिए मौर्य, चोल, तो यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति जो है संबंधित कुछ समिति प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही हमें साक्ष्य मिलता है, मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी भी काल में नहीं हुई, आंसर हो। अरे गुप्त काल में क्या है भूमि राजस्व की दर क्या रही है भैया? हमने कहा 1/6 भाग। ठीक है, तो क्या षष्ठांश यानी कि जो भी उपज हो रही है उसका 1/6 छठा भाग, राइट? तो इसमें लिखा गुप्त काल में जो लोग राजा की भूमि पे कृषि करते थे अपनी उपज का कुछ भाग जो है एक भाग क्या कहते थे राजा को कर के रूप में देते थे। क्या है षष्ठांश 1/6। गुप्त अभिलेखों में क्या है भूमि कर को क्या बोला गया, भूमि कर को क्या बोला, उद्रंग बोला गया या भाग कर बोला गया। तो फिर ये क्वेश्चन हो रहा है ऋग्वेद। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो भाई कितना था 1/6। अब लिखा है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? देखिए वह भूमि जिसे जोता ना गया हो, जो तो उसे हम बोलते हैं जिसे मतलब ऐसी पड़ी हुई है, जोत नहीं गया आप इसे, अप्रहत भूमि, ठीक है? गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था का ये क्या है? एक पद है, ठीक। इसमें भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप या द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट करते हैं। ये क्या है आपका भूमाप, ठीक है? अब गुप्त काल द्वारा निम्न में से किन्हें अ, किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? मतलब किसको कर रहित कृषि भूमि दी जा रही है, किसको दी जा रही है? तो ब्राह्मणों। देखिए गुप्त काल में क्या है मंदिर ब्राह्मणों को जो है भूमि दान दी जा रही है, ठीक है? अग्रहार कहा जा रहा है इसे। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी, यानी कि इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसके ऊपर क्या है धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था, यानी कि जिसको भी मिल रही है वो उसका अधिकार होता था पूरी तरह से। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य क्या है? धार्मिक हो सकता था, शैक्षणिक हो सकता। अब इसका प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं, ठीक है? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या है? उदक भोग कहा जाता है। और इसमें लिखा है हिरण्य। मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था, ठीक है? हिरण्य, ठीक है? और फिर गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या है? उद्रंग या फिर उदरंग कहा जा रहा है, ठीक है? फिर इसमें प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों के लिए था। तो भाई आंसर कुछ भी ठीक है। अच्छा लगे तीसरी सदी में क्या है वारंगल प्रसिद्ध था, वारंगल।
UPUDALDA। ठीक है, तो वारंगल प्रसिद्ध था किस चीज के लिए भाई? लोहे के यंत्र उपकरण बनाने के लिए। अगर प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाल कदुरा चौल किसकी किस लिए विख्यात थे? तो भाई विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये, ठीक है, यानी कि आईएएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, घंटाशाल हो गया, कदूरा हो गया, चोल गुप्त काल में क्या बड़े बंदरगाह शहर थे। ठीक है, यहाँ से विदेशों सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, विदेशों से व्यापार हो, समुद्र था, व्यापार हो रहा है विदेशों से। घंटाशाल और क्या है, कदूरा। यहाँ पूर्वी तटीय बंदरगाह यानी कि ये दोनों जो है पूर्वी साइड पे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चोल की तो ये पश्चिम तट पे बंदरगाह मिलेगा देखने को। इसमें लिखा है तोरमाड़ किस किस जातीय दल का था? तोरमाड़। ठीक है, तो वो था भाई हूँ, यानी कि तोरमाड़ भारत का दूसरा हुड़ आक्रमणकारी नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका क्या था? सामंत था। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक यानी कि मिहिर कुल को पराजित किया? किसने किया भाई? यशोधर्मन। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग बोल रहा है ऐसा, या एक और है मंदसौर लेख में लिखा हुआ है कि सबसे पहले गुप्त नरेश यानी कि नरसिंह गुप्त बालादित्य। ठीक है, और तत्पश्चात मालव नरेश यानी कि यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से क्या करा गया है? पराजित किया गया। अब इसमें लिखा है चीनी तीर्थ यात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किए। छठी शताब्दी में कौन भारत आया था? तो इसमें लिखा है सुंगमुन। ठीक है, तो इसी का चीनी यात्री सुंगमुन कहाँ का है? झारखंड का। 518 में छठी शताब्दी क्या हुई? 500 से लेकर 600 के बीच में कौन आया? 518 में भारत आया कौन? आपका सुंगमुन। तो उसने अपनी तीसरे वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। अब देखिए, चीनी यात्री सुंगमुन भाई, तो ये आया है 518 से 521 में भारत आया। ठीक है, इसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रति। ठीक है, अब लिखा चीनी स्रोतों के अनुसार क्या होता है? श्रीलंका के शासक मेदवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी? मतलब एक बंदा है मेघवर्मन, श्रीलंका का शासक है। इसने कहा भाई मैं गया में बौद्ध मंदिर बनवाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ जो है ना तो इसके लिए बनवाना चाहता हूँ ऐसा। तो इसने कहा कि तो वो किस गुप्त राजा के पास उसने क्या करी है? अपनी मिशनरी भेजी है कि भैया परमिशन लेके आओ। तो समुद्रगुप्त के टाइम की बात। अब देखिए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक यानी कि मेदवर्मन था। ठीक है, तो चीनी स्रोतों से पता चलता है कि इसने क्या करा कि समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक क्या है? दूत मंडल भेजा। और गुप्त नरेश की आज्ञा से क्या होता है? बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या है? एक एक भव्य विहार का निर्माण करवाया इसने। ठीक है, और लिखा है निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े। चलो पढ़ते हैं। इसलिए लिखा गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय जो है अधिकारों का दावा करते थे। तो ये सही है या गलत ये बताना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और उनका जो है प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। देखिए, केंद्रीकृत नहीं एक तो नहीं केंद्रीकृत नहीं था, क्योंकि ये फैला हुआ था। इनके भी बहुत सारे प्रांत थे, सब अपना मतलब संघात्मक था ये। ठीक है, अब उन्होंने क्या भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये बात सही है। पहला और तीसरा सही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत जो है गुप्त वंशीय शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। तो पहला सही। गुप्त शासकों ने क्या है? भूमिदान की परंपरा को जो है विस्तारित किया है। ठीक है, ये भी सही है। अब एक गुप्त प्रशासन क्या स्वरूप जो है केंद्रीकृत ना होकर कैसा था? संघात्मक था। जैसे भारत में अभी हम देखते हैं वैसा कि केंद्र में तो चलो है, लेकिन उसके बाद राज्यों में भी अपनी अपनी सरकार है, संघात्मक। अब इसमें गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था। इसने कहा सामंत और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए, यानी कि हम केंद्रीकृत नहीं है यहाँ पे। अब इसने कहा गुप्त काल के दौरान क्या होता है? भारत में बलाश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बता रहे। इसने लिखा है इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला क्या है? एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, यानी विशिष्टि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में जो है बैगार या बलाश्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बैगार प्रथम प्रथा का जो है प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में ये विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक क्या था? रूप बन गया। मतलब कब मिल रहा है राजा को?
बहुत अलग-अलग अवसरों पे राजा को ये मिल रहा है कार्य, ठीक है। इसके तहत क्या है, मज़दूरों, शिल्पियों, कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था, जिसके बदले उन्हें कोई जो है भुगतान नहीं थी, मतलब भुगतान ये मतलब मतलब लोग क्या कर रहे हैं, राजा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रथा मध्य प्रदेश, काठियावाड़ में सब तभी तभी तो इसे बैगार बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा यह प्रथा मध्य प्रदेश, काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। कहाँ? मध्य प्रदेश, काठियावाड़। अच्छा, बैगार की ये प्रथा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, किंतु इसमें जो है श्रेष्ठ उत्तराधिकार ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसे नियम नहीं थे। ये सभी श्रमिकों पर लागू होती थी, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था। तो भारत में शतरंज भारत से चला, ठीक है। उसके बाद ईरान पहुंचा, ईरान के बाद यूरोप पहुंच गया। और पहले से शतरंज नाम चतुरंग बोलते थे। इस शूद्र द्वारा लिखी गई क्या है, प्राचीन भारतीय पुस्तक यानी कि मृच्छकटिकम का विषय, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। देखिए, शूद्रक ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आपका मृच्छकटिकम। उसमें क्या है भाई, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन के विषय में क्या है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था, नगर जीवन कैसा रहा होगा तब। तो इसने कहा है इससे जो है तत्कालीन समाज में होने वाले जो परिवर्तन है उस पर प्रभाव डाल गए। और इससे पता चला है कि उज्जैनी की अ, में कुछ शूद्र अधिकारी थे। अब उन्हें क्या है, महाकाव्य और पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया। मतलब पहले कहा जाता था जो शूद्र है पढ़ तो नहीं सकते, महाकाव्य पुराण पढ़ नहीं सकते, ठीक है, और सुन भी नहीं सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हाँ भैया आप लोग सुन सकते, ऐसा हो गया था। तो वस्तुतः इस ग्रंथ में क्या होता है, एक चारुदत्त है नामक ब्राह्मण है, और सातवा या एक गणिका की पुत्री है बसंत सेना, इनकी लव स्टोरी लिखी हुई है। तो यही आंसर, ये रहा आंसर, ये वाला। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री, उसकी प्रेम गाथा, ठीक है, लव स्टोरी। अब इसमें है प्राचीन सांख्य दर्शन दर्शन में किसका महत्वपूर्ण है, सांख्य दर्शन किसका है भाई, तो है कपिल। देखिए, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में से एक है सांख्य दर्शन, ठीक है। तो महर्षि कपिल है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें क्या है, सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने, ठीक है, कपिल मुनि द्वारा। ये हो गया रिपोर्ट, ठीक है। इसमें सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, रिपोर्ट। भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है सांख्य पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था। मतलब ये कह रहा है क्या, सांख्य दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता था, तो गलत, वो करता था, ठीक है। तो पहला वाला गलत। और इसमें लिखा है सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव या फिर कारण। बिल्कुल ये सही बात है, आत्मज्ञान होना जरूरी, मोक्ष की तरफ जाएंगे। सांख्य पुनर्जन्म आत्मा के आवागमन के सिद्धांत में को स्वीकार करता था। और सांख्य दर्शन में क्या है, अज्ञानता का जो मुख्य कारण है वो दुख है, ठीक है। और दुख से मुक्ति अगर आपको चाहिए तो उसका एकमात्र जो उपाय है वो है आत्मज्ञान, ठीक है। अब आगे बढ़े, कपिल जो है आपके सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। हाँ सही बात है, कपिल ही है। कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो भाई इसका कौन सा सही है, तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है। चलो, तो इसमें लिखा है कपिल, महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता है। एक बात, सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है, जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित है। मतलब इन्हें प्रकृति की शक्तियों द्वारा आपका जीवन चल रहा है। अच्छा, ये दर्शन जो है आपका युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है, ये भी याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है भाई, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। तो योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है, ठीक है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन, उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, जैन, बौद्ध मत में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। यद्यपि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया है, और इसे इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। अच्छा, योग के आविष्कारक, क्वेश्चन रिपोर्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, हम पढ़ के नहीं आए। और अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं, यानी कि आप अगर इसे स्किप भी कर देते तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। वैसे महाभाष्य के लेखक यानी पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। तो महाभाष्य के जो लेखक है पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मतलब जब पुष्यमित्र शुंग होंगे उसी टाइम पतंजलि
इसमें लगा है नव न्याय संप्रदाय यानी कि स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो भाई इसमें देखिए बी भी है, डी है, यानी कि गंगेश भी है, उदयन भी है। 1995। अच्छा, मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान कौन से दर्शन के न्याय दर्शन के विद्वान हैं? कि इनकी रचना क्या है? कुसुमांजलि को नव न्याय दर्शन का मूल स्रोत कहा गया। कई विचारक उदयन को नव न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं गंगेश है। ठीक है, संस- न्याय दर्शन के मतलब नव न्याय दर्शन के प्रतिपादक। इसमें लिखा है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। यानी इसने कहा जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। अच्छा भाई, तो इसने कहा कि पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये युक्ति किसकी है? तो ये चार्वाक की। इनका दर्शन क्या है भाई? इनका दर्शन है भौतिकवादी। ठीक है, भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन है। ठीक है, चारवाक दर्शन है, जड़वादी है, भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। तो इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो ऐसा कौन है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है? हम तभी मानेंगे जब हम देखेंगे भाई। तो वह है चार्वाक। देखिए, भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। ठीक है, बौद्ध वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष और अनुमान तथा अनुमान केवल दो प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष हो या अनुमान, ऐसा प्रमाण ये बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय स्वीकार करते हैं। जैन, सांख्य, योग, विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसमें न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान चार प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब ये हो रही है कहानी खतरनाक। इसमें लिखा है, प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ क्या है आपका अर्थापत्ति, अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें भट्ट मीमांसा। देखिए guys, ये क्वेश्चन ठीक है, आप देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन सही है, इसकी व्याख्या तो कुछ ज्यादा ही हो गई, इतने की जरूरत है। इसमें भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ क्या है अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सबके विपरीत जो है चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वो प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का क्या करता है? निषेध करता है। बस इतनी बात याद रखिएगा, बाकी जो बीच में अजीबोगरीब कहानी है वो नहीं भी याद होती है तो चल जाएगा। अधोलिखित में से कौन एक जो है चारवाक के अनुसार क्या है सर्वोच्च मूल है? छत्तीसगढ़ का अजीब क्वेश्चन है। ठीक है, काम। अब भैया इसको भी आप चाहो तो स्किप कर दो। ठीक है गाइस, आगे बढ़िए। देखिए, चारवाक दार्शनिक प्रणाली जो है इसमें लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ये चारवाक तो छत्तीसगढ़ झारखंड में अटक गया। इसमें चारवाक दर्शन देखिए, हमारे अगर यूपीपीसीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, तो चारवाक के बारे में ऐसा चित्त क्वेश्चन आते नहीं। चारवाक दर्शन ये क्या है? भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता कौन है? चारवाक है। और ये क्या है? नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन, नास्तिक विचारधारा। ठीक है, ये बहुत ही सही लिखा है, इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और ये दर्शन के मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। बहुत सही है, इतना ही हमें चाहिए। ठीक है, अब ये न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन कौन लाया भाई? तो बोला है गौतम। ठीक है, ये न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया। इन्हें इन्हें पक्षपात भी कहा जा रहा है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क और निर्णय होता है। ठीक है, न्याय दर्शन में क्या होता है? 16 तत्वों को का जो अस्तित्व है वो स्वीकार किया गया है। 16 तत्वों। तो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो है गौतम कृत, यानी गौतम जी हैं जो इन्होंने लिखा है क्या? न्याय सूत्र है। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन रिपीट। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? रिपीट, गौतम। फिर न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। सांख्य दर्शन कपिल है। वैशेषिक के कणाद। और फिर पूर्व मीमांसा के जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता मीमांसा 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 पूर्व मीमांसा। ठीक है, जैमिनी जैमिनी। अब इसमें लिखा है क्या? दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। ओह, न्याय दर्शन कहते कहता है कि तार्किक चिंतन से मोक्ष प्राप्त होगा। ओके। मीमांसा दर्शन क्या कहता है? कि वैदिक अनुष्ठान करना जरूरी है। सांख्य दर्शन कहता है कि वास्तविक ज्ञान का जो है अभिग्रहण होना चाहिए। और वेदांत दर्शन कहता है आत्मज्ञान होना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा भाई। ठीक है, अब देखिए ये क्या है?
अब इसमें दर्शन और प्रवर्तक और न्याय दर्शन के कौन है भाई? गौतम, इन्होंने लिखा है। पूर्व मीमांसा के आपके जैमिनी है। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि है। वेदांत के कौन है या उत्तर मीमांसा कह सकते हैं? बादरायण हो गए। वैशेषिक के कौन है? आपका कणाद हो गए, तुमने कणाद नाम पढ़ा था। फिर योग के कौन है? पतंजलि, हम समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुलिमित है, यानी कि इनमें से कौन सा सही? वैशेषिक के पतंजलि भाई गलत है भाई। वैशेषिक के पतंजलि तो नहीं है, वैशेषिक के कणाद है भाई। तो न्याय के गौतम में ये बात तो सही है। फिर मीमांसा या पूर्व मीमांसा के इसमें लिखा है कण जामिनी है भाई। इसमें का कौन-सा सही है ये बताना है। अच्छा, एक ही भाई सही है, बी वाला। ठीक है, उत्तर मीमांसा के क्या कपिल है? नहीं भैया। वेदांत या उत्तर मीमांसा की वजह बादरायण है। चलो, इसमें क्या कर्म का सिद्धांत संबंधित है भाई। कर्म का सिद्धांत किसे? मीमांसा। देखिए, कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे जो हम पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। तो याद रखना भाई, मीमांसा दर्शन पे मत अटक जाना, इसको हम पूर्वी कह रहे हैं, पूर्व कर्म धर्म मीमांसा भी कहते हैं। अब मीमांसा के प्रखर जो आचार्य है वो है कुमारिल भट्ट का, जिनकी गणना जो है भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में से की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म और क्या है दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की है। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मतलब इन्होंने कहा बौद्ध धर्म को हटाने की कोशिश, दर्शन वर्शन सब इन्होंने के वैदिक धर्म पे वापस आ जाओ भाई साहब। चलो, अब निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद वेद जो है शाश्वत है? अभी हमने पढ़ा क्या? मीमांसा। ये वेदों पे आ गए वापस से। जो वेद गायब होते जा रहे थे, वेदों को मानने वाले गायब होते जाते थे, वो वापस से ये कोशिश कर रहे हैं कि वापस से लोग वही मान लें। देखिए, मीमांसा दर्शन वेदों को शाश्वत सत्य मानता है। वेद कहता है भाई यही सही है, तो यही सच है। ऐसे पूर्व मीमांसा दर्शन में क्या होता है? वेद के कर्मकांड भाग पर जो है विचार किया गया है, और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि किसमें किस पर ध्यान दिया गया। इसमें अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो यहाँ मीमांसा देखिए, क्वेश्चन ही अलग है छत्तीसगढ़ का, मिला-जुला क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। देखिए, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई, जो कर्म और उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है। कर्म क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसके बीच में एक अलौकिक कड़ी है। इसे जो है अपूर्व कहा जा रहा है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ कोई कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी जानी गई, अथवा वे जो पहले नहीं थी। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा दर्शन ऐसा है जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन? वैशेषिक हो गया। ठीक है, और इसके वो प्रवर्तक कौन है भाई? अपने कणाद है। अब महर्षि कणाद निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जा रहा है भाई? तो वो हो गए अपने महर्षि कणाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद कणाद को कहा जा रहा है। उनके द्वारा प्रतिपादित क्या है? वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, महर्षि कणाद द्वारा क्या है? वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई। फिर इसमें लिखा है कि जो पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक यानी कि प्रशस्त इस दर्शन से संबंधित अन्य प्रमुख दार्शनिक थे। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कौन है भारतीय शठ दर्शन का भाग नहीं है? जो 6 दर्शन है उसमें से कौन सा भारतीय शठ शठ दर्शन का भाग नहीं है? कौन-कौन से हैं? मीमांसा हमने पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, न्याय, ठीक है, मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा, वेदांत है, और यहाँ पे हो गया न्याय, और क्या हो गया आपका वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, सारे हैं। षट दर्शन के भाग जो नहीं है वो है लोकायत और क्या है? कापालिक है। ठीक है गाइस, ठीक है। इन सब के जो प्रणेता है वो कौन है भाई? ये भी लिखा हुआ है, इनके नाम भी है कि कौन किसके, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जबकि इसमें का चारवाक दर्शन कहाँ लिखा है? चारवाक दर्शन को ही क्या है? लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, और इसमें लिखा है कापालिक शैव धर्म का एक संप्रदाय। ठीक है, ये दोनों तो नहीं है षट दर्शनों में। ठीक है गाइस, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? अब देखिए हमने पढ़ा है नास्तिक विचारधारा, इसमें लिखा है देखो वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत वेदांत षट दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन कहलाते। जबकि क्या है? वेदों को ना मानने वाले क्या हो गए? जैसे बौद्ध, जैन, चाणक्य, नास्तिक दर्शन हो गए। अब लिखा है लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? चारवाक को कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक और क्या है आपकी सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। ठीक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है भाई? तो है शंकराचार्य। ठीक है, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हुए? आदिगुरु शंकराचार्य। इन्होंने क्या है? प्रस्थान त्रय यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर क्या है? भाष्य लिखा, अद्वैतवाद का समर्थन किया, और ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य यानी कि ब्रह्मसूत्र भाष्य
कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। शंकराचार्य के दर्शन को क्या बोलते हैं भाई? अद्वैतवाद बोलते हैं। फिर प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा गया? तो प्रच्छन्न शंकराचार्य। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जो है अद्वैत दर्शन के प्रणेता है, हिंदू धर्म के प्रख्यात क्या है? दार्शनिक है। फिर बौद्ध धर्म की एक क्या संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने का ने क्या बोला गया? प्रच्छन्न बौद्ध बोला गया। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी? यानी कि अद्वैत वेदांत के द्वारा के अनुसार अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी? किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, राइट। तो देखिए, अद्वैत वेदांत की अगर हम बात करें तो ज्ञान मार्ग को मोक्ष का जो है साधन स्वीकार करता था, यानी कि ज्ञान मार्ग मोक्ष के लिए एक साधन है। मतलब मोक्ष चाहिए तो ज्ञान मार्ग की तरफ जाइए। तो उनकी मान्यता थी कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ठीक है, अच्छा, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। इनका सब ज्ञान मार्ग के लिए के अधिकारी ही नहीं। ज्ञान मार्ग का जो है अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, यानी कि ये कुछ लिखा है, से युक्त है। जबकि जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत में क्या है? ज्ञान को मोक्ष का साधन माना। विशिष्टाद्वैत दर्शन में क्या है? भक्ति मार्ग को मोक्ष का वो साधन माना गया। जैसे भक्ति मार्ग यानी कि आप जैसे आजकल आप उनको देखते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज जी, ये सब ये भक्ति मार्ग वाले नाम जप कर रहे हैं। ऐसे विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, अब देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। सगुण का मतलब है हाँ, कुछ आकार है, रंग है, रूप है भगवान का। और ये भक्ति को क्या है? मोक्ष का साधन मान रहे हैं कि आप भक्ति करिए, मोक्ष मिलेगा। अब इन्होंने क्या विशिष्ट अद्वैत यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य का विशिष्ट जो अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के द्वैत दर्शन के विरुद्ध क्या है? एक प्रतिक्रिया है। मतलब जो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन था, इनका विशिष्ट अद्वैत दर्शन है, तो इसके विरुद्ध एक क्या प्रतिक्रिया है। फिर शंकराचार्य ने जो है, इन्होंने कहा जो ब्रह्म है को सत्य और जगत को क्या माना है? मिथ्या। जबकि रामानुजाचार्य कहते हैं जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमय और वैशिष्ट्यपूर्ण है। जगत मिथ्या ना होकर सत्य सृष्टि। ठीक है, जैसे शंकराचार्य ने जगत को क्या बोल दिया? मिथ्या। इन्होंने कहा ना भाई, जगत मिथ्या तो नहीं। अच्छा, मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है। नाम जप करो भाई। लिखा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? अच्छा, समझिए, वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की क्या माना गया है? पराकाष्ठा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। इसके 3 आधार हैं वेदांत दर्शन के। एक है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। ठीक है, तो इन्हें वेदांत दर्शन को क्या है? प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इन्हें वेदांत दर्शन का ये तीनों उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को क्या प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय और प्रवर्तक हैं। जैसे जैसे समझिए, शंकराचार्य का क्या है? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। ठीक है, तो माधवा ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हमने कौन सा है? अभिनव गुप्ता, ये नहीं है भैया, वेदांत दर्शन के साथ नहीं है इनका कोई संबंध। ठीक है, तो ये जो अभिनव गुप्ता की मुख्य ख्याति तंत्र या अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में, ये दर्शन के क्षेत्र में जो है तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, आंसर पता है? विक्रम संवत कब का है सर? ठीक है, चलिए यही देख लेते। देखिए, अगर हम विक्रम संवत की बात करें को रक्त या फिर माला संवत भी बोल रहे हैं। इसकी तिथि कब है भाई? तो ये हो गई आपकी 58 BC मानी जा रही है। ठीक है गाइस, चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। शक संवत की बात करते हैं हम। इसकी तिथि 78 ईस्वी मानी जा रही है। ये BC है, ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है 78 में। ठीक है, प्रवर्तक कौन है भाई शक संवत के? कनिष्क। अब इसमें गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में करी है। चूंकि प्रश्न में इसका मिलान
320 से किया गया, कि आसपास है इसलिए, ठीक है, जो कि ठीक है। अब है इसमें कली संवत, ये नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, तो 3120 102 बीसी का है ये, बस एक ये नहीं पढ़ा, बाकी तो आपको। अब इसमें लिखा है विक्रम संवत आपका 58 बीसी से आरंभ हुआ है, सही बात है। शक संवत 78 है, तो सही बात है। गुप्त गुप्त काल सन जो है आपका 319 से है, ये भी। भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 से शुरू होती है, ये भी देखिए सारी बातें हैं। तो इसमें लिखा है कि देखिए 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को पे अधिकार कर लिया गया, परंतु भारत में जो मुसलमान शासन का युग है वो कब माना जा रहा है? वो मोहम्मद गौरी की जो तराई का द्वितीय युद्ध होता है उसमें विजय होती है 1192, तब से माना गया है। कब से आए? 1192 से। तो इस प्रकार जो है चारों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें लिखा है गधेया थे, था कौन था भाई? सिक्का। देखिए गधे एक प्रकार का रजत यानी कि चांदी का सिक्का है। इस सिक्के को ससैनियम सिक्कों के अनुकरण पर चलाया गया। ओके, क्वेश्चन देखो पहले तो कहाँ, उत्तराखंड पीसीएस पर अलग ही कहानी चल रही है। ससैनियन ऐसे पूर्व मध्यकाल के दौरान 8वीं 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी ये सिक्के मुख्यतः पश्चिम भारत में प्रचलन में थे, ठीक है। अलग पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, ठीक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले ये है शक संवत की बात करी जाएगी। शक संवत का मतलब ये हो गया गाइस, तो हमें इसे क्या विक्रम संवत में लाना है। तो देखिए 0 प्लस में 58 ये होता है आपका शक संवत, फिर प्लस माइनस का 78 ये होता है आपका विक्रम संवत। यानी आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो यहाँ पे दिनांक या जो भी ईयर है वो है आपका अभी अभी क्या क्वेश्चन में दे रहा है 465, ठीक है। ये है नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, है ना गाइस। तो यहाँ पे लिखा है शक संवत, हमें यहाँ पहुंचना है विक्रम संवत में, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटाया गया, ओके। तो हम इस शक संवत अभी क्वेश्चन में दे रखा है 465, हमें पहुंचना है भाई विक्रम संवत पे। तो हम क्या करेंगे 465 में ये वाला यानी कि 78 को प्लस करो, 0 है 0 के बाद 58 प्लस कर दो 58 को, तो जो भी आंसर आता है 601 हमारा विक्रम संवत है, यानी कि 601 हमारा आंसर जंग। थोड़ी सी गणित थी, आसान सी। इसमें लिखा है कि मालव संवत, मालव संवत इस नाम से भी जाना, अच्छा मालव संवत को और कृत संवत भी बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि जो हमारा क्या है विक्रम संवत, विक्रम संवत है, इसी को हम कृत विक्रम कैलेंडर की, ठीक है, विक्रम संवत को ही हम क्या कृत और मालव संवत भी कह रहे हैं, ठीक है। बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है आपका संवत विक्रम संवत का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो मतलब ये सब क्या है विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत, फिर समझिए, तो शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसके तुल्य वर्ष है, ओके। तो इसने कहा अभी हमें विक्रम संवत पे नहीं, पिछले वाले में हमें विक्रम संवत पे पहुंचना था, अभी हमें नहीं पहुंचना, तो हम बस क्या करेंगे भाई, तो 0 है, 0 के इधर होता है 78 और इधर मान लो 50 जो भी, तो फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, हम अभी कहाँ पे हैं तक संवत पे हैं, हम यहाँ पे हैं 556, हमें पहुंचना है यहाँ बीच में, ठीक है। हमें कोई यहाँ नहीं जाना, विक्रम संवत पे नहीं जाना, तो हमें बस क्या करना है इसमें जो है 78 को ऐड कर देना है, जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर। पुराणों के अनुसार क्या है चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था भाई, चंद्रवंशीय जो शासक है वो कहाँ रह रहे थे? प्रतिष्ठानपुर में। पुराणों के अनुसार जो है चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ग के क्या है मूल वंशों में से एक है, ठीक है। चंद्रवंशी कह सकते, सोमवंशी कह सकते हैं। इसमें चंद्रवंशीय जो शासक है उनका मूल स्थान क्या होता है? त्रेता युग का प्रयाग था, और परंतु अगर हम बात करें द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने क्या है प्रतिष्ठानपुर
में क्या है राजधानी की स्थापना करी? रूसी प्रयागराज, ठीक है में। अच्छा, मौखरी शासकों की राजधानी थी, क्या थी भाई? तो कन्नौज। देखिए मौखरी गुप्त के क्या थे? सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी को कन्नौज बनाया। इस वंश के प्रमुख जो शासक है वो हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सवर्मा, ग्रह वर्मा, इंपॉर्टेंट है सारे वर्मा याद रखिए। चलो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है बताना है। तो भाई सर्ववर्मा, गया, ताम्रपत्र, ओके। इसमें ईश्वर कहाँ का क्वेश्चन है भाई? ठीक है, ईश्वर वर्मन जो है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है इनका। ठीक है, ईशान वर्मा का है हरहा पाषाण अभिलेख। तो जीवित गुप्त द्वितीय का है, बाप रे, इसमें देव वर्नाक अभिलेख है भाई। तो भाई गलत कौन सा है? ये सर्व वर्मा का जो ताम मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया से हुआ है। वैसे तो ये सारे खतरनाक है और यूपीपीसीएस में क्या ही क्वेश्चन होगा यार, कौन आंसर कर पाया होगा इसे आसानी से? मुझे तो लगता है बहुत कम लोग कर पाए होंगे। चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, तो शायद ये उनमें से एक हो सकता था। और जिसने पढ़ा है तो पढ़ा है भाई। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त किस किन राज्यों का शासन था? मगध में गुप्त, ठीक है ये सही है। मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्यभूति, ठीक है, कन्नौज के मौखरी, बिल्कुल सही, देवगिरी के यादव या वल्लभी के मैत्र। वाव, आइए इसका क्वेश्चन करेंगे। तो पहला, तीसरा, चौथा, छठा सही है, बाकी गलत। छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त सम्राट गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में एक विकेंद्रीकरण और क्या है विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हुई। मतलब पहले इसने कहा कि पूरा भारत एकत्रित है, एक एक केंद्रीकृत है। लेकिन बाद में जैसे जैसे गुप्तास खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे भी केंद्रीकरण, हम अलग है भाई, हम अलग है भाई, हम अलग है, हम अलग है, ठीक है, विभाजन आ रहा है। अब इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों और शासकों ने अपनी गैर स्वतंत्र, अब इन्होंने कहा भाई हम स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र। तो गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक यह उत्तर भारतीय निम्नलिखित राज्यों का शासन। मगध के गुप्त, थानेश्वर, जो भी अभी हमने देखे वो सारा, ठीक है। आगे, इसमें वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश पुष्यभूति, ठीक है। देखिए इसमें बाणभट्ट की रचना जो है हर्ष चरित के अनुसार क्या होता है, वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर यानी कि स्थानेश्वर में की है, ठीक है। तो हर्षवर्धन इस वंश का क्या है? सबसे महान शासक है, ठीक है, वर्धन में। अब इसमें लिखा है हर्ष के समय की सूचना किससे मिलती है, किस पुस्तक से? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी। देखिए हर्ष के समय विस्तृत सूचना उसके दरबारी कवि यानी कि बाणभट्ट की कृत क्या हर्ष चरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ की जो है राजतरंगिणी है उससे भी मिलती है, ठीक है। तो हर्ष चरित से मिल रही है, एक तो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र और दूसरा कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो बाणभट्ट का हर्ष चरित तो क्वेश्चन में नहीं है, तो हमारे पास कल्हड़ है, तो हमने इसको आंसर कर दिया। ठीक है, इसमें लिखा है कालिदास हरिश्चंद्र की रचनाओं में क्या हर्ष से संबंधित किसी सूचना का उल्लेख नहीं मिलता, इसमें भी मिलता है, ठीक है। अच्छा, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई किसने? बाणभट्ट ने लिखी है। देखिए हर्षचरित ग्रंथ की रचना जो है सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है बाणभट्ट, उन्होंने की। ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसमें क्या है, लेखक अपने समकालीन शासक यानी हर्षवर्धन और उनके पूर्वजों के जीवन वृत्त का जो है के बारे में लिख रहा है, ठीक है। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी तो गाइस क्या है? कन्नौज है। हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाई? कन्नौज को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बचे। देखिए चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे हैं। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी क्या है? थानेश्वर थी। बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से क्या बना दी है? कन्नौज बना, ताकि वो राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह से सहायता दे सके। तो ये हर्ष के जो है विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए क्या है? प्रयुक्त था। तो वैसे ये सेम है पूरा का पूरा। अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करी, क्वेश्चन बहुत है। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ करी है? तो कन्नौज करी। जैसे सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया है, ठीक है। तो कहाँ आयोजन किया था? कन्नौज में किया था। देखिए अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता, अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। तो चीनी साक्ष्यों के अनुसार क्या होता है कि इस सभा में 20 देशों के राजा
अपने देश के जो प्रसिद्ध ब्राह्मण होते थे, श्रवण होते थे, सैनिक, राजपुरुष, इन सबको बुलाते थे, ठीक है? और इस सब जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ह्वेनसांग। तो क्या होता है, हर्ष जो है प्रति 5वें वर्ष में ये सभा या समारोह का आयोजन कर रहा है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं महामोक्ष परिषद बोले। तो ह्वेनसांग जिसमें था वो छठा समारोह था, ठीक है? इसमें 18 देशों के राजा आए थे, ठीक है? उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने क्या बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था गाइस? प्रयाग में किया था, ठीक है? और इसमें लिखा है नर्मदा नदी पर क्या है, सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती क्या है, अग्रगमन को रोका। किसने रोका भाई? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय। देखिए क्या हुआ कि हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसने जो है राज्य की पश्चिम सीमा नर्मदा तक पहुंचा दी, यानी कि ये कहाँ पहुंच गया? नर्मदा तक पहुंच गया, ठीक है? अब क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय उत्तर की तरफ जा रहा है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। हालांकि जीतता कौन था? हर्ष। हर्ष जीतता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये पुलकेशिन द्वितीय पराजित हो रहा है, तो इसने जो है लौह प्रशस्ति और जो पुलकेशिन द्वितीय की जो लौह प्रशस्ति और ह्वेनसांग का जो विवरण है उसमें इस युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। अब लिखा है निम्नलिखित शासकों में किसने जो हर्षवर्धन को पराजित किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय लिखा है इसमें। तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। अब लगा चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? कब हुई है भाई लड़ाई? तो देखो, देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंशीय शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसने जो है राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंचा दी थी और उससे क्या है, ये पुलकेशिन है भी उत्तर की ओर क्या है अपने राज्य का विस्तार करता है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। फलस्वरूप हर्ष और जो है पुलकेशिन द्वितीय के बीच पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हो रहा है। हर्ष हार रहा है। फिर में एल्टेकर का विचार था कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है आपका 630 से 34 के बीच हुआ है। तो इसका पहला कारण तो ये है कि वल्लभी का युद्ध जो है आपका 630 के पहले नहीं हो सका। ये युद्ध उसी का परिणाम था, ठीक है? अब जो है पुंसच पुलकेशिन को जो है 630 ईस्वी का लौह नारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 का जो एलोहो प्रशस्तीय इस युद्ध का उल्लेख करता है। 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार किया कि चालुक्य शासक जो पुलकेशिन है और हर्ष इनके बीच में जो युद्ध हो रहा है वो आपका 618 में हुआ होगा। फिर इसने कहा कि एम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया ने कहा कि 620 और फिर इस युद्ध का समय 618 माना गया। ऐसा मान लिया बस, 618 मान लिया। तो भाई आंसर क्या होगा भाई? 618। अब इसमें लिखा है कवि वाण निवासी था भाई कहाँ के थे? तो वाण भट्ट का जन्म जो है बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित तिकुटा नामक ग्राम में हुआ है। इनके पिता जो है चित्रभानु और माता कौन है आपका? राजदेवी। तो आंसर हो गया आपका इसमें से कोई। चलो, इसमें ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय क्या है, सर्वप्रथम घटना जो सर प्रमुख घटना जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन है। तो इस क्यों आया भाई? तो ये बुद्ध के चरण चिन्हों के द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आया। तो जो उन दिनों भारत में सुलभ था, आसान था। तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने क्या करा? तांग शासकों की राजधानी यानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया है। ठीक है, अपनी यात्रा में फिर यात्रा करते करते उसने एक ग्रंथ लिखा जिसको बोला है सी युग की, भारत के बारे में सारा। फिर इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत में यात्रा करी? तो रिपब्लिक। अब देखो, भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री यानी कि ये है ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताइए। तो सड़क और नदी मार्ग जो है लूज मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो ये बताना कि ये सही है या नहीं? नहीं, ये गलत है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्निजल विष द्वारा जो है सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता दोष के निर्णय के साधक थे। बिल्कुल सही बात है। व्यापारियों को जो है 9 घाटों और क्या है नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। सही बात है। ये पूरा का पूरा जो है ना सेम है व्याख्या जो हम पढ़ के आ चुके हैं। इनफैक्ट व्याख्या जो क्वेश्चन जो हमने चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पढ़े। इसमें लिखा है हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? देखिए, ह्वेनसांग चीन के तांग वंशीय शासक यानी ताई सुंग का समकालीन था और इसी के राज्य का नागरिक था। इसने कहा तुर्क आक्रांताओं के भय से क्या ताई
सुंग ने अपने नागरिकों के लिए क्या है पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाते। तो हेनसांग ने क्या करा, तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से क्या है भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। भारत प्रवास के बाद वह वापस क्या है कहाँ चला गया, चीन पहुंचा। तब सम्राट ने उसके जो कृत्यों के लिए उसे क्या करा, दंडित करने के बजाय उसका क्या करा, स्वागत करा और उसे अपना जो क्या आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त करा। किसे, हेनसांग। हेनसांग की भारत हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था भाई, तो उस वक्त था मथुरा। ठीक है, तो सूती कपड़े के लिए भाई कौन है, सूती कपड़े के लिए मथुरा। ठीक है, और वाराणसी जो है आपका रेशमी वस्त्रों के लिए। हेनसांग बताता है कि जो थानेश्वर की समृद्धि, इसने कहा थानेश्वर इतना समृद्ध है, क्यों है भाई, तो वहां क्या है व्यापार ही समृद्धि का कारण क्या, व्यापार था। बाण ने जो है आपका थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए क्या बोला, चिंतामणि भूमि बोला, व्यापारियों के लिए लाल भूमि बोला। यहाँ के निवासी अधिकांशतः क्या थे, व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्या, व्यापार करते थे। उज्जैनी और कन्नौज भी इस काल में क्या है आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध थे। ऐसे कौशल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, रेशम के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब लिखा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो भाई किसमें किया, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस समय यहाँ के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। ठीक है, ऐसे 1.5 वर्ष तक जो है नालंदा में निवास करने के बाद क्या था, योग शास्त्र का अध्ययन किया है ह्वेनसांग ने, और इसके बाद क्या है बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होते हुए क्या है, होते हुए होता हुआ कांची पहुंचा है। यहाँ अपनी यात्रा के दूसरे दौर में क्या है ह्वेनसांग पुनः क्या है नालंदा आया और वहां उसने क्या है व्याख्यान दिए। अब लिखा है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का कारण क्या है भाई, तो सीयूकी की रचना। मतलब इसने कहा ह्वेनसांग ने जो भी यात्रा करी उसे एक बुक में लिखा जिसका नाम है सीयूकी। ह्वेनसांग की इस रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि तत्कालीन भारत संबंधी काफी जानकारी आपको वहां से देखने को मिल जाती है। फिर इसमें लिखा है चीनी यात्री जिसने जो है भीनमाल की यात्रा करी, तो कौन है भाई, वो है ह्वेनसांग। ठीक है, ऐसे लिखा है ह्वेनसांग ने जो है भीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए, इसकी यात्रा, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जा रहा है और इसने जो भी बुक लिखी है उसका नाम है सीयूकी। सीयूकी नामक, ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, आप पढ़िए। इसमें लिखा है चीनी यात्री इत्सिंग, अच्छा नया बंदा, तो इत्सिंग ने जो है बिहार का भ्रमण किया, कब किया, तो इत्सिंग जो भारत आ रहा है वो आ रहा है 671 से 95 के बीच में आ रहा है, और ये क्या है 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से क्या होता है भारत में भ्रमण के लिए निकलता है, और बाद में इसके साथियों ने इसको छोड़ दिया, और वह अकेला क्या है आपका कैंटन नगर से जो है जहाज में बैठकर कहा भारत की यात्रा पर चल पड़। वह जो है दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर जो है भारत आया और सुमात्रा होता हुआ वापस से चीन चला गया। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखनीय हुंडी के स्वरूप में, हुंडी क्या है भाई, तो ये क्या है विनिमय पत्र है। ठीक है, भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन था, साख पत्र, इसे हुंडी कहा गया। व्यापार में जो है माल का क्रय विक्रय जो है नगद उधार पर किया जाता था, नगद पे या उधार पे किया जाता था। यदि जो है माल क्रय और विक्रय नगद पे हो रहा है तो उस स्थिति में जो भुगतान जो है आपका तत्काल कर दिया जाता था। मतलब क्रय विक्रय अगर नगद पे हो रहा है कि तो आप पैसा लो और सामान दे दो, और दूसरी तरह अगर हम उधार की बात कर रहे हैं तो क्या सौदा जो है मूल्य तुरंत जो है सौदे का मूल्य जो है तुरंत चुकाकर भविष्य में तुरंत ना चुकाकर हम भविष्य, वही है यार कि अगर आप उधार ले तो बाद में ही दोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या भावी भुगतान की समस्या का जो है समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता था। यानी एक पेपर पे लिख देते थे कि मैं इस दिन दे दूंगा या इस समय दे दूंगा। फिर इसमें आधुनिक समय में इस साख पत्रों को जो है आपका विनिमय विपत्र या फिर प्रतिज्ञा विपत्र भी के नाम से जाना जाता है। मतलब भाई लिख के देखिए, मैं भाई अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, मैं दिसंबर में दूंगा, तो ऐसा लिख के दे। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, मतलब भारत को किस, यिंतु बोलते हैं, भारत क्या बोलते हैं, यिंतु या थ्यांतु। इसमें लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था भाई, तो मुसलमान। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों का नष्ट किया गया था ना, मतलब ये तुर्क मुस्लिम जो आक्रमणकारी उन्होंने बख्तियार खिलजी का टाइम था तब। और ये भारत में क्या बौद्ध मत के पतन के लिए क्या है अंतिम प्रहार के रूप में देखा गया। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, नालंदा। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में जो है नालंदा स्थित जो विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, तो कुमारगुप्त के टाइम
कुमार गुप्त प्रथम। जैसे नालंदा कहाँ पे स्थित है, ये आप बता सकते हैं। गुप्तोत्तर युग में क्या है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, कौन सा था भाई? देखिए, गुप्तोत्तर युग व्यापार के केंद्र उज्जैन से हटकर कहाँ आ गया, कन्नौज आ गया। ठीक है, गुप्तोत्तर में गुप्ताच में उज्जैन था, अब यहाँ कन्नौज आ गया। उज्जैन का महत्व क्या है, गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बना दिया था, बाद में हमने देखा था। फिर गुप्तोत्तर काल में कहता है हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया, हमने ये भी देखे। कन्नौज गंगा जमुना दोआब में स्थित है और महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण क्या है, तीन शक्ति यानी कि पाल, प्रतिहार और राजपुर, इनमें क्या होता है, आकर्षण का केंद्र होंगे। भाई हम तो कन्नौज ही जीतेंगे। ठीक है, अब इसमें सामंतवाद का विकास जो है गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, ये सही है गलत, तो सही है। इसमें इस काल में क्या है, भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और क्या है, आश्रित कृषक वर्ग जो है अस्तित्व में आ गए, बिल्कुल सही है। अब देखिए, तो सही है, ए और आर दोनों से, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलिए, चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, ये सही है गलत, तो गलत है भाई, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। चीनी तीर्थ यात्री जो है वेनसांग है, उसने हर्ष से मिला और उसे जो है बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया नहीं, ऐसा ये भी गलत है। देखिए, क्या चीनी तीर्थ यात्री जो पायान है गुप्त वंशीय शासक यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है, उसने जो भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा करी। ठीक है, अब ये जो है वेनसांग ने जो है 629 में तांग शासकों की राजधानी यानी कि चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। और ये हर्ष के टाइम में, जब हर्ष जो है वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म के प्रमुख उन्मुख हो चुका था। मतलब इसने कहा कि क्या ह्वेनसांग ने हर्ष को बौद्ध धर्म के प्रति वो करा, नहीं भाई, ये पहले से ही था। तो ह्वेनसांग के से भेंट के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्य प्रदान किया था, यह और वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। ठीक है, बाद में अब से लिखा है फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान क्या आया था, भारत आया था, तो ये सही है गलत? तो गलत है। ऐसे ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ठीक है, अब देखिए, इनमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान नामक जो है चीनी यात्री भारत आया था। हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्वेनसांग की, तो पहले दूसरा गलत। अब इसे इसके द्वारा किए गए वर्ण के आधार पर क्या है, तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक धार्मिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। जो भी उसने लिखा है उसके उससे आपको जो भारत की तत्कालीन सांस्कृतिक धार्मिक दशा है उसके बारे में पता चलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी, चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत का मतलब हर्षवर्धन के टाइम में कौन चीनी यात्री, क्या फायान आ रहा है, नहीं ह्वेनसांग आ रहा है। ठीक है, तो हो गया। उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है सीयू की तत्कालीन भारत की राजनीतिक धार्मिक और सांस्कृतिक आदि मतलब आदि इन सब चीजों के बारे में जानकारी आपको उससे मिल रही है, किससे, सीयू की से। अच्छा, अब भारत में कब आ रहा है, कौन आ रहा है? देखिए, फायान कब आया भारत में भाई, 402 से 412। ठीक है, और जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 तक रही। ये भारत भ्रमण का काल है। और ये चीन से कब आए, यहाँ से हेनसांग हेनसांग 629 में भारत आ गया था, 45 तक रहा होगा। इससिंग 671 में आया, 695 तक रहा। अल मुसीद 915-16 में भारत भ्रमण किया। अब लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट में कौन सा सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख बेंसा, आबू जैद, अलम सूदी और अल बरूनी ने किया। ठीक है, हमें बताना कौन सा सही है, ये सही है, सही है। फिर इसमें लिखा है सामबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, ये भी सही है। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा, दोनों सही। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? ओके, तो इसे लिखा है अत्यंत सख्त केंद्रीय राजकीय सत्ता, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन है, इसमें लिखा भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, बिल्कुल सही। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बना, ये भी सही है। अब अरे गाइस, व्याख्या तो देखो, इसमें लिखा सामंत शब्द का जो उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्ध चरितम
बुद्ध चरितन में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। किसको? सामंत का जो प्रयोग है जागीरदार के लिए किया है। सामंती व्यवस्था का अनुकरण शक कुषाण काल में हुआ है। राजपूत काल तक आते आते समाज में पूर्णतः ये आ गया। भारत में सामंती व्यवस्था जो है कुषाणों से लेकर जो है राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल यहाँ बढ़ती चली गई। ठीक है, इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में जो क्या होता है, भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है इससे। ठीक है, ऐसे सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण क्या होता है, केंद्रीय सत्ता बहुत ज्यादा जो केंद्रीय सत्ता है वो निर्बल हो गई, अत्यंत निर्बल हो गई। ठीक है, और फिर अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः क्या है, सामंतों पर जो है आश्रित हो गया। अब सामंत यानी इंपॉर्टेंट हो गए, सम्राट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सामंत। सामंतवाद के विकास से क्या होता है, सामाजिक आर्थिक कारण सामंतवाद का विकास का जो सामाजिक या आर्थिक कार्य है वो शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगा था। तो इस समय क्या है, ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग आ गया, और जिसकी अधीनता में क्या है, निर्धन किसान का वर्ग था। मतलब ये सामंत आए, उनके अंदर किसान आए। ठीक है, निर्धन बेचारे। फिर लिखा है कि इसके साथ ही विदेशी जाति जो जाति है उन्होंने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण किया, और इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से अलग थी, और क्या है, भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया गया था। अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। भाई चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत जो है शंकराचार्य के बारे में सही है? फिर उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, प्रयाग को। तो कौन सा सही है? सही नहीं है गाइस, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम, बिल्कुल सही। फिर बौद्ध जैन धर्मों के विस्तार पर लोग, बिल्कुल सही। वेदांत का प्रसार, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये भी गाइस ऑलमोस्ट नहीं, सेम ही है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। शंकराचार्य के को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म कहाँ, केरल के एक छोटे से गांव यानी कि कलाड़ी में हुआ है। शंकराचार्य के समय में क्या है, बौद्ध और जैनियों के प्रभाव में क्या होता है, आकर हिंदुत्व जो है समाप्त तो होता जा रहा था। फिर उन्होंने क्या कहा, भाई वेदांत पर बल दिया। इन्होंने कहा जो ये हिंदुत्व जो समाप्त हो रहा है उसको रोकना है किसी तरह से। वेदांत पर इन्होंने बल दिया, और फिर क्या होता है कि तो हिंदी धर्म के इसी उत्थान के प्रयास के लिए वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत में क्या करा, पैदल यात्रा करी है। इन्होंने अद्वैत वेदांत के नाम से इनके दर्शन को जाना जा रहा है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। कौन कौन से हैं, जो हिंदू धर्म के जो है पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। जैसे एक हो गया कर्नाटका में श्रृंगेरी, जो दक्षिण साइड पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे द्वारिका हो गया पश्चिम साइड पे, जो गुजरात में है। ठीक है, और उत्तर में कौन सा हो गया आपका, जोशी मठ हो गया उत्तराखंड में, और पूर्व में कौन सा हो गया, पुरी उड़ीसा हो गया। राइट, चलो। आदि गुरु शंकराचार्य को बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ कहाँ, केरल में हुआ था। तो इसमें आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं, श्रृंगेरी है, द्वारिका, जोशी नहीं, जोशी मठ है, द्वारिका है, पुरी है, और श्रृंगेरी है, प्रयाग नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? देखिए, पुरी है, द्वारिका, रामेश्वरम, और ये मान सरोवर नहीं है भाई। ठीक है, अब इसमें कहा कि जो छोटे 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। ठीक है, और 4 धाम में क्या, बद्रीनाथ है, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम है। और 4 मठ कौन कौन से हैं? उत्तर में ज्योतिर्मठ हो गया, दक्षिण में श्रृंगेरी हो गया, पूर्व में पुरी हो गया, और पश्चिम में क्या है, द्वारिका है। तो लिखा है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है, ये बताना है। देख, हरिशेन हर्ष दंडीन, देखिए इसमें लिखा है हरिशेन त्याग प्रशस्ति का रचयिता था। समुद्रगुप्त संधि विग्रही सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी बाणभट्ट है। और रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय, ये सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन,
हरिशेन, हर्ष दंडी, आपका नरसिंह वर्मन से संबंधित है। ठीक है, तो बस ये सी वाला गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। चलो अब यहाँ पे क्या है, अमीर खुसरो दरबारी कवि राजा की बात करिए। तो वैसे यहाँ पे अमीर खुसरो दरबारी कवि है किस राजा के? तो ये है आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। कालिदास वो नौ रत्नों में से एक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। हरिशेन किसके टाइम के? ये हो गए आपके हर्षवर्धन के, ये हर्षचरित्र लिखी थी। बाण भट्ट किसके टाइम के हो गए? आपके समुद्रगुप्त के टाइम के हो गए। ठीक है भाई, सही है कि नहीं सही है? ये थोड़ा देखिए। एक मिनट दोस्तों, देखिए अमीर खुसरो आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के, बिल्कुल सही बात। फिर कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे, सही बात है। हाँ, बाण भट्ट जो है भाई आपके, वो है आपके जो है, ये जो है आपके हर्षवर्धन के टाइम के, और हरिशेन जो है आपका समुद्रगुप्त के टाइम के। ठीक है, मतलब दरबार, उनके दरबार में थे। अब इसमें सही, ठीक है। भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, उज्जैन, विदिशा, धार और गोंडवाना। तो भोज किससे संबंधित है भाई? धार से। दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा, और अशोक जो है उज्जैन से। ठीक है, प्रसिद्ध और वर्तमान राज्य की बात करते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, और ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन था वो एमपीपीसीएस का है। तो अभी प्रसिद्ध ऐसा वर्तमान राज्य की अगर हम बात करें तो भीलसा का मध्य प्रदेश में, और द्वार समुद्र का है कर्नाटका में, गिरिनगर गुजरात, और स्थानेश्वर जो है हरियाणा में। तो गाइस यहाँ ये चैप्टर हो गया खत्म। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो काफी बड़ी हो गई है दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन करते करते वीडियो इतनी बड़ी होगी। 170 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हो गए आप। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को अभी की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके उतना। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।